थे आपका IT न्यूज़ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों को लेकर हमारा खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में आज हम देख रहे हैं कि काफी उतार चढ़ाव भरा कारोबार हो रहा है और निफ्टी आपको इस वक्त दिखेगा 24 अंक सिर्फ ऊपर, लेकिन बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, चॉपी ट्रेड हो रहा है। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है 148 अंकों की है। हालांकि दिन के दौरान हमने देखा कि 55,200 तक निफ्टी बैंक फिसला, उसके नीचे भी गया और उसके बाद रिकवरी बड़ी सॉलिड आई थी। लेकिन चॉपीनेस बाजार में बनी हुई है क्योंकि इस हफ्ते बहुत ही अहम बैठक है। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में बैठक होगी। साथ ही आज शाम को भारत के सीपीआई महंगाई दर के आंकड़े आएंगे, अमेरिका के भी सीपीआई महंगाई दर पर नजर रहेगी और देखना होगा कि उसके बाद सितंबर की पॉलिसी में क्या यूएस फेड दरें घटाता है। उम्मीदें तो हैं, लेकिन आज के जो डेटा होंगे काफी ज्यादा क्रूशियल होंगे फेड के लिहाज से भी। मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो वोलेटिलिटी वहां पर भी हम देख रहे हैं। मिड कैप का इंडेक्स इस वक्त अगर आप देखेंगे तो 56,500 के पास सपाट है। निफ्टी स्मॉल कैप में छोटी सी गेंद से करीब 50 अंक ऊपर आपको कारोबार होता हुआ दिखेगा। तो बाजार में माहौल उतना कोई खास नहीं है, लेकिन आज कुछ शेयर्स हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जो बाजार को सपोर्ट करने काम कर रहे हैं। ऑटो इंडेक्स करीब 1% ऊपर है, मारुति सुजुकी लीडर है करीब 2.5% की मजबूती के साथ, और हीरो मोटो में तेजी भी है, करीब करीब हीरो मोटो और एमएनएम में करीब 2% के आसपास की तेजी। और इसके अलावा आईटी शेयर बाजार का मूड सुधारने का काम कर रहे हैं। एलएनटी में कल की 1% की तेजी के बाद आज फिर से हम देख रहे हैं कि 1% की मजबूती पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। लेकिन कंजम्पशन में इटर्नल, एचयूएल ये कमजोर हैं। बैंकों में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक करीब आधे % के नरमे के साथ कारोबार कर रहे हैं और इसके चलते ही हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक में गिरावट आपको दिखेगी करीब करीब 125 से लेकर 150 अंकों के आसपास की। तो मिड कैप का शो है, तो मिड कैप की हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि कहां पर आपके लिए ट्रेड के अच्छे मौके बन रहे हैं और इंडेक्स का व्यू भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 3 तस्वीरें कौन सी हैं आज बाजार में मिड कैप से जुड़ी हुई। एस्ट्रल सबसे पहले तस्वीर में आपको दिखेगी, 7% कमजोर है एस्ट्रल का शेयर क्योंकि नतीजे इसके कमजोर आए हैं। प्रॉफिट में करीब 36% की गिरावट आई। ब्रोकरेजेस भी कॉशियस हैं शेयर को लेकर। डिफेंस वाले शेयरों में फिर से हम कमजोरी देख रहे हैं। भारत डायनेमिक्स करीब 2% गिरा है, नतीजे इसके कमजोर आए थे। और इसके अलावा कुछ पॉजिटिव खबरें आई थी सन टीवी के लिए, शेयर में हम देख रहे हैं 2% के आसपास की मजबूती। तो मिड कैप में गिरावट वाले शेयर आपको थोड़ा ना ज्यादा दिखेंगे, जहां पर थोड़ी बड़ी बड़ी गिरावट आज के सत्र में देखने को मिल रही है। एस्ट्रल के अलावा अगर आप देखेंगे तो सीएसबी बैंक करीब 5% नीचे कारोबार करता हुआ दिख रहा है। केएनआर कंस्ट्रक्शन में आज हम कमजोरी करीब 4% के आसपास के देख रहे हैं। तो ये तस्वीर है मिड कैप की। और वायदा में आप देखेंगे कि मुथूट फाइनेंशियल, केईआई, एचएल ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर 2 से 3% के आसपास की गिरावट पर कारोबार हो रहा है। लेकिन चलिए एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और समझते हैं कि बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 24,600 के आसपास इस वक्त निफ्टी है। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो निफ्टी को हमने देखा था कि 24,350 के लेवल तक भी गया था, फिर वहां से रिवर्सल की कोशिश हो रही है। लेकिन ये कितनी टिकेगी इसको लेकर कुछ कहना मुश्किल है। तो हमारे एक्सपर्ट आज के जुड़ गए हैं, उनसे समझते हैं कि डेटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं और बाजार का डायरेक्शन यहां से क्या होने वाला है, और आपके लिए बाय ऑन डिप की रणनीति सही रहेगी या फिर सेल ऑन राइज की। हमारे साथ जुड़ गए हैं manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। मानस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 न्यूज़ स्वदेश पर। चलिए शो की शुरुआत सीधे कर लेते हैं इंडेक्स के व्यू से और लेकर आएंगे निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड। मानस जी, कल हमने एक बढ़िया सत्र देखा बाजार के लिए और आज कम से कम निफ्टी की कोशिश ये है कि उन स्तरों को बचा के रखा जाए। 24,500 के ऊपर निकला निफ्टी और अब 24,600 को भी हासिल कर लिया है। आप जरा ये बताइए कि इंडेक्स में यहां से आप क्या ट्रेड लेने की सलाह दे रहे हैं सर? नमस्कार अभिषेक जी। तो पहले तो आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। तो देखिए, सो निफ्टी मच की सर। जहां तक बात है, निफ्टी में मेरा समझना यह है कि जब तक 24,800 का आंकड़ा ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड ना करने लगे, यहां पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक आपको एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी है निफ्टी में। अभी भी अगर आप देखें तो 24,700 से लेकर 24,800 इस रेंज में 10 और 20 डे मूविंग एवरेज आते हैं। इस दोनों मूविंग एवरेज को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन होना जरूरी है, तो खरीदारी करेंगे 24,800 के ऊपर। करंट लेवल्स पे कोई खास ट्रेड नहीं है, लेकिन अगर 24,500 के नीचे इस बार निफ्टी फिसले तो उस केस में चांसेस बढ़ जाएंगे कि निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए नजर रखिए 24,500 के आंकड़े पर। अगर उसके नीचे जाए तो एक सेल कॉल लेना है, जहां आप अपनी स्टॉप लॉस 24,600 की लगा सकते हैं।
लेकिन खरीदारी करने का ट्रेड तभी लें जब 24,800 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करना शुरू करे। ठीक है, 24,800 के ऊपर निकल जाए तो ही आप खरीदारी का ट्रेड लीजिए। और एग्जैक्टली कुछ इसी तरह के व्यूज हमने भी आपको दिए थे आज सुबह के सत्र में, कि थोड़ा सा ना मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ पुख्ता तब होगा जब 24,800 आ जाएगा, और पक्का तब होगा जब हम फिर से 25,000 के लेवल को अचीव कर लेंगे। हालांकि ऐसे आप देखेंगे तो ज्यादा दूर आपको नहीं दिखेगा, 350 पॉइंट मतलब होता नहीं है, लेकिन वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि ये जो लेवल्स है ना आपको दूर दिखाई देंगे। तो मानस जी, जरा ये बताइए कि अगर इंडेक्स पर अगर हमें तेजी करनी है अगर 24,800 के ऊपर, क्या इस बाजार में सेल ऑन राइज करके क्या इस लेवल पर शॉर्ट करें, या फिर शॉर्ट भी रिस्की होगा, हम अवॉइड कर दें अभी इंडेक्स को? देखिए, ये जो रेंज है, अगर आप देखें तो 24,500 और 24,800, इस रेंज में मेरे ख्याल से तो कोई ट्रेड लेना नहीं चाहिए। अगर 24,500 के नीचे निफ्टी फिसलेगा तभी शॉर्ट करेंगे। इस बाउंस बैक पे, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इस उम्मीद को नकारा नहीं जा सकता कि निफ्टी 24,800 को टेस्ट कर सकता है, तो इसको नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए शॉर्ट करने की सलाह करंट लेवल्स पे नहीं है, लेकिन अगर 24,500 के नीचे निफ्टी फिसलेगा तो बिल्कुल शॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है, निफ्टी को लेकर ये व्यू हो गया। मानस जी, अब सीधे आते हैं स्टॉक्स पर। बताइए ट्रेड कहाँ बन रहा है आपके हिसाब से मार्केट में? तो देखिए, दो रिकमेंडेशन है, एक बाई साइड पे और एक सेल साइड पे है। पहला जो रिकमेंडेशन है वो खरीदारी करने का ट्रेड लेना है मारुति में। तो क्योंकि मारुति में अगर आप देखें तो काफी समय से 12,800 पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन आज 12,800 का आंकड़ा ब्रेक हुआ है, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो मारुति में 12,750 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की राय रहेगी। 13,300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली कहाँ करनी है? आई थिंक बिकवाली एक वीक स्ट्रक्चर में करनी है, जो कि एचएएल है। एचएल अगर आप देखें तो करीब 7-8 सेशन से 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था। आज फाइनली 200 मूविंग एवरेज के नीचे एचएल फिसला है और वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो ये संकेत अच्छे नहीं है। एचएल में 4401 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने की सलाह रहेगी, और टारगेट आपके 4250 के आसपास के रहेंगे। ठीक है, एचएल को सेल करने की सलाह है। और एचएल हम देख रहे हैं कि लगातार ये गिरावट का शिकार हो रहा है। पिछले अगर आप एक महीने की चाल देखेंगे तो एचएल करीब करीब 10% ये शेयर टूट चुका है। 4250 के टारगेट के लिए आप इसको शॉर्ट कीजिए। और 100 रुपए नीचे के ऑलमोस्ट टारगेट यहां पर 4401 रुपए का स्टॉप लॉस आपको अपने इस सौदे में लगा के रखना है। और जो दूसरा शेयर है मानस जी की तरफ से जहां पर आपके लिए बाय की रिकमेंडेशन है वो है मारुति, क्योंकि मारुति में आज हम देख रहे हैं कि मोमेंटम अच्छा है। और इस बार क्या है कि जो फेस्टिवल वाला जो सीजन है थोड़ा पहले आ रहा है। दशहरा, दिवाली थोड़े आपको ना बाकी सालों से थोड़े पहले आ जाएंगे। तो थोड़ा फेस्टिवल वाले जो रिलेटेड स्टॉक्स है ना वहां पर आपको मोमेंटम दिखेगा। मारुति उससे आप जोड़ के देख सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि 12,900 के आसपास से ट्रेड कर रहा है, 2.5% की बढ़िया तेजी इसमें हो रही है। 13,300 के टारगेट आपके लिए बन जाएंगे यहां से 400 रुपए के ऊपर के, और 12,750 करीब 150 रुपए नीचे के आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है मारुति सुजुकी में। तो रिस्क वर्ड रेशियो के लिहाज से ये बढ़िया है। और ये स्ट्रेटजी और अच्छी है कि आप ना मतलब कुछ शॉर्ट लॉन्ग दोनों बाजार में खोजिए, क्योंकि दोनों तरफ के मूव्स बाजार में आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। काफी ज्यादा वोलेटिलिटी है, मतलब रिकवरी में निफ्टी हर निशान में भी गया, ऐसा लगा कि तेजी बढ़ेगी, लेकिन फिर से रिवर्स हुआ। 55,200 के नीचे गया, फिर बाजार ने थोड़ी पलटी मारी। 55,400 के आसपास के लेवल हम देख रहे हैं। 100-125 अंकों के आसपास की गिरावट आपको बाजार में दिखेगी निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो। हालांकि अभी भी जो एडवांसेस का और डिक्लाइन का जो रेशियो है हम देख रहे हैं कि एडवांसेस ज्यादा हैं। करीब 1650 शेयर मजबूती वाले हैं, और उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे 1000 शेयर इस वक्त गिरावट के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मिड कैप में और कहां पर मौके हो सकते हैं, जरा ये समझते हैं। मानस जी, बायोकॉन हमने देखा कि शार्प सेल ऑफ हमने देखी बायोकॉन में। 300 रुपए 400 रुपए के ऊपर निकल गया था, फिर पिटाई के साथ ये शेयर आ गया 350 रुपए के नीचे। आज बायोकॉन में 4% के आसपास की तेजी है। इस तेजी पर ट्रस्ट करें, या फिर जो लोग ऊपर थोड़ा सा अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे होंगे उनके लिए निकलने का मौका है ये? देखिए, कल रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिली थी और डेली चार्ट पे एक हैमर पैटर्न बना था। तो आज उम्मीद थी कि एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, लेकिन आज बाउंस बैक में स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। क्योंकि क्रैक बड़ा था, 405 रुपए से गिरावट देखने को मिली थी, तो आई थिंक बाउंस बैक भी थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता है। मेरा समझना यह है कि 365 से 370 की रेंज में स्टॉक आ सकता है।
तो अगर एक कॉल लेना हो बिल्कुल प्योर ट्रेडिंग के हिसाब से, तो एक ट्रेड लिया जा सकता है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करिए 348 के स्टॉप लॉस से, और 370 के आसपास अपना प्रॉफिट जरूर बुक करें। ठीक है, बायोकॉन के लिए ये व्यू हो गया। 4% ऊपर डे हाई के आसपास ये शेयर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक कंपनी है जो इथेनॉल की मशीनरी प्लांट सेटअप करने का काम करती है, और वो है प्राज इंडस्ट्रीज। Q1 नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि शेयर में तेज गिरावट आ रही है, और गिरावट की वजह क्या है ये बताने के लिए हमारी सहयोगी अशेषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। अशेषा, तेज गिरावट प्राज में, बताइए नंबर्स में ऐसा क्या डिसअपॉइंटिंग है, और क्या आगे को लेकर आउटलुक भी वीक लग रहा है क्या? बिल्कुल 6% की गिरावट आज के सत्र में प्राज इंडस्ट्रीज पर दिखी है। याद रखिए उनके नतीजे आए थे कल शाम को और काफ़ी कमज़ोर नतीजे हैं। सालाना आधार पर देखें तो रेवेन्यू में करीब 8% की गिरावट दिखी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करीब 90% की गिरावट, और मार्जिन्स की बात करें तो केवल 4.9% पर एबिटा मार्जिन्स आए हैं वर्सेस 13.2% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। तो काफ़ी कमज़ोर नतीजे। याद रखें कंपनी डोमेस्टिक मार्केट में तो ऑपरेट करती ही है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में भी उनकी प्रेजेंस काफ़ी है, और ग्लोबल टैरिफ अनसर्टेनिटी के चलते ऑर्डर इनफ्लो काफ़ी कम रहा है इस तिमाही में। ऑर्डर इनटेक के वैल्यू की बात करें तो केवल 800 करोड़ के आसपास ऑर्डर इनटेक आया है वर्सेस 1020 करोड़ जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किया था। इनफैक्ट मैनेजमेंट का नज़रिया भी काफ़ी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। उनका मानना है कि पहली तिमाही में जो कमज़ोरी दिखी वो दूसरी तिमाही में भी कंटिन्यू होती हुई नज़र आ सकती है, और सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में ही इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो मैनेजमेंट का आउटलुक भी काफ़ी कॉशियस है। उनका मानना है कि ग्लोबल टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी जब तक चलेगी तब तक ऑर्डर इनटेक कम ही होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया कि कई सारे जो ग्लोबल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें स्लो डाउन दिखा, और अनसर्टेनिटी जो है टैरिफ रिलेटेड वो अभी भी कंटिन्यू होती हुई नज़र आ सकती है। तो कमज़ोर नतीजे, आउटलुक काफ़ी कमज़ोर, मार्जिन्स पर दबाव, ये कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते प्राज इंडस्ट्रीज़ में 6 से 7% की भारी गिरावट आज के सत्र में दिखी है। प्राज में भारी गिरावट, 400 रुपए के आसपास, 420 रुपए के भी नीचे चला गया है प्राज का शेयर, और 6% की गिरावट है। माना जी एक टाइम पे हम कहते थे कि नहीं प्राज मल्टीबैगर है, फ्यूचर वाली ये कंपनी है, आगे जो थीम्स इमर्ज होंगी उसको प्ले करने के लिए प्राज ले सकते हैं, लेकिन काफ़ी निराशाजनक है अगर आप इस भाव को देखें तो। प्राज आपको लगता है कि अभी गिरावट पर ब्रेक लगी नहीं है, और इसके नीचे के भी स्तर नजर आएंगे? तो जिनकी पोजीशन है, मान लीजिए जो इन्वेस्टर हैं, वो अपना स्टॉप लॉस कहां पे लगा के रखे प्राज में? देखिए काफी डिसअपॉइंट किया है स्टॉक ने, क्योंकि ये साल बहुत खराब रहा है। 2025 की स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से साढ़े 800 रुपए के भाव थे, और उसके बाद जब गिरावट देखने को मिली तो स्टॉक ने लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाए हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि स्टॉक ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 450 रुपए के आसपास था मीडियम टर्म चार्ट पे, वो ब्रेक किया है, जो कि स्टॉक के लिए अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है। आज लोअर लेवल पे छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिला है, शायद ये बाउंस बैक थोड़ा एक्सटेंड हो जाए, 440 450 के आसपास स्टॉक आ जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए, और फ्रेश खरीदारी 475 रुपए 475 के ऊपर ही करनी चाहिए। ठीक है, ये व्यू हो गया मानस जी की तरफ से। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप देखिए हमारी टिकर टीम लगातार बता रही है कि बाजार में किस तरह का एक्शन हो रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में लोअर लेवल से करीब 110 अंकों की रिकवरी आ गई है, आधे % से भी ज्यादा की। तो वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको ये बताएंगे कि जो मिड कैप के जो बड़े मूवर्स हैं, या फिर जहां पर हम तेज गिरावट देख रहे हैं, उन शेयरों में आपको करना क्या है, और ऑप्शंस का भी एक बेहतरीन सौदा हम जानेंगे अपने खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन में। आप कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। उसके बाद आपका फिर से स्वागत है मिड कैप मसाला में। बाजार में हम देखने को उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी में जो इस वक्त के गेन से वो है करीब 50 अंकों की, यानी कि कल की अगर हम 250 पॉइंट की तेजी में 50 अंकों मिला दें, करीब 300 पॉइंट, पौने 300 पॉइंट की तेजी 2 सत्र में बाजार में हो गई है, और 24,600 के ऊपर निफ्टी की टिकने की कोशिश है। लेकिन चलिए जानते हैं कि ऑप्शन का शानदार सौदा ऑप्शंस के चैंपियन सेगमेंट में। कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमोल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए क्या ट्रेड होगा आज के लिए, कौन सा शेयर चुना है आपने?
ये आवाज आ रही है? अमोल, आपको हेलो। आवाज आ रही है हमारी? हेलो। जी अमोल जी, बताइए क्या चुना आपने आज? हेलो। शायद अमोल तक हमारी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है। फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उनसे ट्रेड समझेंगे। लेकिन एक काम करते हैं, मिड कैप में जहां पर आज मूव्स अच्छे हैं, जरा उनकी बातचीत कर लेते हैं। यानी कि गेनर्स वाले जो शेयर हैं, पहले उनको आप स्क्रीन पर लेकर आइए। आज फार्मा में सिलेक्टिव हम बाइंग देख रहे हैं। बायोकॉन की हमने बात की, लेकिन अल्केम लैब्स, पेट्रोनेट एलएनजी, आईजीएल में तेजी हम देख रहे हैं। और आईजीएल हम देख रहे हैं कि मानस जी 200 रुपए के ऊपर थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये। आईजीएल में क्या करें? आईजीएल आपके हिसाब से लगता है कि और यहां से चलेगा या फिर ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है आपको? देखिए, अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। ये सही है कि स्टॉक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है 200 रुपए के आसपास, लेकिन ध्यान रखिए स्टॉक अभी भी 20 और 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो खरीदारी केवल ब्रेकआउट पे करेंगे। अगर 212 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो ही यहाँ पर खरीदारी करनी है, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। अगर आपने ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 203 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। ठीक है, आईजीएल को लेकर ये व्यू। लेकिन इस बीच देखिए, ग्लैंड फार्मा को लेकर एक अच्छी खबर आई है कि यूएसएफडीए से एक दवा को मंजूरी मिली है ग्लैंड फार्मा को। ग्लैंड फार्मा, एक बार जरा इसका शेयर लेकर आइए स्क्रीन पर। मे बी कि थोड़ा सा मौके इसके लिए इसमें ट्रेड के बन जाएं। हालांकि फिलहाल डे लो पर यह शेयर है ग्लैंड फार्मा का। आज का जो हाई है 1967 रुपए का है। फिलहाल आपको शेयर दिखेगा 1926 रुपए पर, तो ऊपरी स्तरों से तो काफी नीचे है। और अगर हम पिछले अगर हम हफ्ते भर की चाल की बात करें तो 2100 रुपए के भाव से लगातार ये शेयर लगभग 200 रुपए के आसपास ही गिरावट दिखा चुका है 29 जुलाई के बाद से। तो ये महीना थोड़ा सा कमजोर जा रहा है ग्लैंड के लिए। ग्लैंड फार्मा, मानस जी क्या व्यू होगा आपका इस पर? ये वहीं पर 10 और 20 मूविंग एवरेज आते हैं, तो मेरा समझना है कि तब तक खरीदारी ना करें जब तक स्टॉक 1970 के नीचे ट्रेड करता रहे। खरीदारी 1970 के ऊपर करेंगे। और अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो ध्यान रखिए 1894 का स्टॉप लॉस आपको लगाना जरूरी है। ठीक है, ग्लैंड फार्मा को लेकर ये व्यू हो गया। लेकिन आप देखिए, कॉन्ग्रेलर ये दवा का नाम है, इसकी अर्जी को मंजूरी मिली है यूएसएफडीए, जो कि अमेरिका का ड्रग रेगुलेटर है। थोड़ी सी लोअर लेवल से बाइंग आई है, लेकिन कोई खास हरकत नहीं है। आधे % नीचे आपको शेयर दिखेगा, लेकिन शुरुआत में गेंस को गंवाकर ये नीचे आया है। एक काम करते हैं, अमोल से हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है, कुछ तकनीकी खामी होगी, लेकिन अमोल की जो स्ट्रेटजी है वो हमारे पास आ गई है। बजाज फिनसर्व की अगस्त वाली 1940 वाली कॉल खरीदने की अमोल सलाह दे रहे हैं। और इसके लिए जो टारगेट ये सुझा रहे हैं 50 रुपए का, स्टॉप लॉस 23 रुपए का। और इस स्ट्रेटजी में अमोल के हिसाब से अधिकतम जो मुनाफा होगा वो होगा 10,000 रुपए का। अगर नुकसान होता है, दाम अगर सही नहीं बैठा, तो अधिकतम जो नुकसान होगा प्रति लॉट का वो होगा 3,500 रुपए का। तो बजाज फिनसर्व 1940 वाली कॉल को लेकर ये रणनीति आपके सामने। शेयर हम देख रहे हैं कि हल्की सी तेजी के साथ ये कारोबार कर रहा है। देखिए, चलिए आखिर में जान लेते हैं कि अगर आपको निवेश करना है तो आपको कहां पर फोकस करना है, और ये जानेंगे अपने खास सेगमेंट मिड कैप के महारथी में। सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल हमारे साथ हैं। सनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए कौन सा शेयर आज आपने चुना है निवेश के लिए? गुड आफ्टरनून। आज मैंने आदित्य बिरला कैपिटल को चूज किया है। हालांकि पहले हमने ये स्टॉक आपके चैनल पर रिकमेंड भी किया था और टारगेट अचीव हुए, बट अगेन ये क्वार्टर के नतीजों के बाद हमें लगता है कि इसमें जो परफॉर्मेंस रहेगी आने वाले 2 से 3 सालों में बरकरार रहेगी। तो 330 के टारगेट से हमने हमारा लेटेस्ट रिजल्ट अपडेट निकाला था, अपग्रेड किया था हमने प्राइस टारगेट। तो बेसिकली आदित्य बिरला ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म है, जिसमें अगर आप एनबीएफसी बिजनेस की बात करें तो हमें लगता है कि आने वाले 2 सालों में इनका जो एयूएम है 20% किगर से ग्रो होगा। हाउसिंग फाइनेंस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट इन दिस फोल्ड, जहां हमें लगता है कि आने वाले 2 सालों में 50% किगर से इनका एयूएम ग्रो होगा। आज हमने एसआईपी के नंबर देखे, आंकड़े अगेन रिकॉर्ड हाई पर आए हैं। तो आदित्य बिरला एएमसी, जहां कंपनी की 45%
ओनरशिप है वो ये कंपनी में रिसाइड करती है, तो वहाँ हमें लगता है कि एक डिसेंट ग्रोथ आएगी। और एट द सेम टाइम इंश्योरेंस बिजनेस बोथ लाइफ एज वेल एज हेल्थ इज डूइंग वेल। हमने इनके जो दो मेन कोर बिजनेस है, आदित्य बिरला फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस, दोनों को 2.1 और 1.5 का प्राइस टू बुक मल्टीपल दिया है, विच इज अगेन एट अ वेरी सिग्निफिकेंट डिस्काउंट टू एन इंडस्ट्री एवरेज। तो इवन एट लुकिंग एट अ कंजर्वेटिव अप्रोच हमें लगता है कि सम ऑफ द पार्ट जो वैल्यूशन है 330 रुपए का आएगा, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। ठीक है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। 270 रुपए का भाव है, 330 तक ये शेयर जा सकता है अगले 12 महीने में। तो इस पर आपकी रणनीति होनी चाहिए खरीदारी के निवेश के लिए। सनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्टॉक हमारे दर्शकों को बताने के लिए। इस बीच फार्मा कंपनी ग्रेन्यूल्स के नंबर आ गए हैं। आय 1170 करोड़ रुपए से बढ़कर 1209 करोड़ रुपए ईयर ऑन ईयर के ये फिगर से, तो आय में तो बढ़ोतरी आई है। मुनाफे की बात करें तो मुनाफा घटा है 135 करोड़ रुपए से घट के आ गया है मुनाफा इनका 113 करोड़ रुपए पर ईयर ऑन ईयर की ये भी फिगर से। शेयर में हम देख रहे हैं कि 1% की बढ़त है, लेकिन जो ही नतीजे आए ये शेयर थोड़ा नीचे का रुख दिखा रहा है। 1.25% के गेंस फिलहाल आपको शेयर में दिखेंगे, लेकिन अगर आप पिछला महीना देखेंगे तो महीना अच्छा गुजरा नहीं है ग्रेन्यूल्स के लिए। ऊपरी स्तरों से शेयर ये गिरावट का ही शिकार हुआ है और पिछले 6 महीने या फिर ये पूरा साल काफ़ी नेगेटिव रहा है। YTD 25% के नेगेटिव रिटर्न से ग्रेन्यूल्स के लिए, और टैरिफ को लेकर अनिश्चितताएं भी हैं अमेरिका में। मानस जी, ग्रेन्यूल्स तेजी हालांकि अभी 1.5% की है, लेकिन नतीजे कुछ खास नहीं है और वैसे भी डाउन ट्रेंड में ये शेयर था। क्या सलाह होगी आपकी? तो देखिए, अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है और जब तक ये 465 के आंकड़े को ब्रेक नहीं करेगा, उसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, कोई रिवर्सल के साइन चार्ट पे दिखेंगे नहीं। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के रखिए 430 रुपए का। अगर 430 के नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा और फ्रेश खरीदारी केवल 465 रुपए के ऊपर ही करेंगे। ठीक है, 430 के नीचे जाए तो आपके जो तेजी के सौदे हैं आप उसको काट लीजिए। नई खरीदारी कहां करनी है? 465 के अगर ऊपर निकले तो जाके आपको ग्रेन्यूल्स में नई खरीदारी करनी है। ये साफ साफ क्रिस्टल क्लियर लेवल आपको मानस जी ने बता दी है ग्रेन्यूल्स को लेकर। शेयर थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है, 1.5% के आसपास की तेजी इसमें फिलहाल हम देख रहे हैं ग्रेन्यूल्स में। चलिए, इस शो को यहीं पर समाप्त करने का समय भी हो गया। मानस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और शेयरों के साथ साथ इंडेक्स को लेकर भी अपना व्यू, अपनी जो एक्सपर्टीज़ है, इंटेलिजेंस है, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए थैंक यू सो मच सर। इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद आपकी हम कराएंगे दिग्गज कॉर्पोरेट से मुलाकात कॉर्पोरेट कनेक्शन में। नमस्कार।